नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोकसभा अधिकार एवं शक्तियां। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं भारत संसद का लोकप्रिय सदन जिसे हम लोकसभा अधिकार एवं शक्तियां, अधिकार एवं शक्तियां। हम सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है और संसदीय लोकतंत्र भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है या लोकप्रिय सदन होता है, उसी प्रकार भारतवर्ष में भी लोकसभा का गठन किया जाता है और लोकसभा जो है लोकप्रिय सदन है। कैसा सदन है? लोकप्रिय सदन है और लोकप्रिय सदन साथ ही निम्न सदन है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, तो निम्न सदन के रूप में इसको हम देखते हैं। तो लोकप्रिय सदन तो जाहिर की बात है, जनता के प्रतिनिधि या जनता के प्रत्यक्ष विधि से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको लोकसभा में स्थान मिलता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश परंपरा के अंतर्गत संक्षेप में जो संसद से आशय होता है, कभी कभी उसे हाउस ऑफ कॉमन्स या भारतीय संदर्भ में कहा जाए तो लोकसभा के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं और लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। हाँ, कभी कभी लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है या किया गया है, ऐसे भी उदाहरण है। और ये स्थिति तब आती है, एक तो जब प्रधानमंत्री नया जनमत प्राप्त करना चाहते हो और उनको बहुमत प्राप्त हो और वो राष्ट्रपति से सिफारिश करें कि हम नया जनमत प्राप्त करना चाहते हैं या जनादेश प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कभी कभी जब सांसदों के द्वारा मिली जुली सरकारें कार्य करती हैं और किसी भी प्रकार का गठन संभव ना हो, तब भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रपति को लगे कि निर्वाचित सदस्यों में से कोई भी दल या समूह या कोई सम्मिलित प्रकार कार्य नहीं कर सकती है, तब भी लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से लोकसभा जो है उसका सामान्यतया कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है और लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं जिन्हें हम प्रायः लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उन्हें हम कहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये स्पीकर के रूप में भी संबोधित किए जाते हैं और इनका जो स्थान है, जिस प्रकार हाउस ऑफ कॉमन्स में जो अध्यक्ष होते हैं जिनको स्पीकर कहा जाता है, वो बड़ा ही गरिमापूर्ण पद है। उसी संदर्भ में भारत के लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी कहा जा सकता है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं प्रायः उन्हें सांसदों का समर्थन और विश्वास प्राप्त रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष की तुलना यदि हम हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से करते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के चयन की परंपराएं हैं और उनके अनुशासन स्थापित करने और सदन को संचालित करने के बारे में कुछ स्वस्थ परंपराएं हैं और जो परंपराएं भारतवर्ष में नहीं स्थापित हो पाई हैं, जैसे कि वहां पर एक परंपरा है कि जब कभी भी लोकसभा अध्यक्ष अपने आसन पर अर्थात स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स के खड़े होंगे सदन पर, तो कोई भी सदस्य खड़ा नहीं रह सकता है। तो डाइसी महोदय का एक कथन है कि जब कभी सदन में अनुशासन की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो लोकसभा अध्यक्ष के कपड़ों की फरफराहट ही
सदन में अनुशासन स्थापित करने का कार्य कर देती है। अर्थात जो परंपराएं वहां पर विकसित हुई हैं स्पीकर के बारे में, वो परंपराएं भारतवर्ष में विकसित नहीं हो पाई। लेकिन लोकसभा स्पीकर के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो भारतीय लोकसभा अध्यक्ष की जो स्थिति है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर की तरह भले निष्पक्ष और गरिमापूर्ण उतनी ना हो पाई हो, लेकिन वो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की तरह दलगत राजनीति में भी भाग लेने वाली नहीं रही है। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो दलगत राजनीति में ज्यादा भाग लेते हैं। भारतीय लोकसभा अध्यक्ष एक प्रकार से दलगत राजनीति से बाहर रहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है लोकसभा के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लोकसभा के प्रमुख कौन कौन से कार्य हैं। और लोकसभा का जो पहला कार्य है जिसको हम कहते हैं विधायी कार्य, उसके बारे में जब हम आकलन करते हैं तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन होने के कारण लोकप्रिय सदन है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से इसके प्रतिनिधि चुन करके सामने आए हैं, तो कहा जा सकता है कि संविधान में तो राज्यसभा और लोकसभा को समान रूप से विधि के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया है। और कोई भी विधेयक यदि वो धन विधेयक नहीं है या वित्त विधेयक नहीं है तो वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ तक कि संविधान संशोधन का विधेयक भी लोकसभा और राज्यसभा किसी में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है और एक सदन से पारित हो जाने पर दूसरे सदन के द्वारा पारित किया जाना उसका अनिवार्य होता है, तब वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए ले जाया जाता है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं क्योंकि लोकसभा जो है ये लोकप्रिय सदन है और जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण 100% तो नहीं लेकिन सभी महत्वपूर्ण विधेयक लगभग पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और लोकसभा में प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात जब उनका वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन हो जाता है और पारित होकर के राज्यसभा के पास वो जाते हैं तो विधि निर्माण के क्षेत्र में या विधायी क्षेत्र में एक प्रकार से लोकसभा को प्रमुखता प्राप्त हो जाती है और लोकसभा जो है राज्यसभा के साथ मिलकर के संघीय सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर और अवशिष्ट शक्तियां भी भारत में संसद को प्राप्त हैं। और इसके अतिरिक्त यदि राज्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए या राज्यसभा के द्वारा किसी को विषय को संघीय सूची का विषय घोषित कर दिया जाए तो राज्य सूची के विषयों पर भी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के विधि का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन व्यवहार में सभी महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक भी अगर कुछ को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह होता है कि विधायी शक्तियां समान भले संवैधानिक दृष्टिकोण से हो, लेकिन जनमत में या देश की जनता में जो आम धारणा बनी हुई है वो आम धारणा इस प्रकार पे है कि लोकप्रिय सदन होने के कारण लोकसभा जो है प्रथमतया वही संसद के रूप में देखी जाने लगी है। एक बात जिसकी चर्चा कर लेना यहाँ पर प्रासंगिक होगा कि यदि किसी विषय पर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाता है और उस संविधान संशोधन विधेयक पर यदि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तो लोकसभा की सदस्य संख्या जो है राज्यसभा की सदस्य संख्या पे दुगने से भी अधिक होने के कारण लोकसभा जो है उसको एक प्रकार से प्रमुखता प्राप्त होती है या लोकसभा की विचारधारा के अनुसार ही या लोकसभा की इच्छा अनुसार ही वो संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। तो इसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। तो विधायी शक्तियों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन ज्यादातर जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और विशेष तौर पे महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं प्रायः वे लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और दूसरा जो अधिकार है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार। कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार, नियंत्रण का अधिकार, इसमें तो लोकसभा जो है उसके अधिकार बहुत व्यापक
अधिकार है वो वास्तव में लोकसभा का ही है, क्योंकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है और लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में बहुमत दल के नेता को शपथ दिलाई जाती है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री समेत तभी तक अपने पद पर कार्य कर सकता है या वो बने रह सकते हैं जब तक उनको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है या लोकसभा में उनका बहुमत है। अगर लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में वे असफल हो जाते हैं तो तत्काल उनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का जो अधिकार है वो लोकसभा का है। और लोकसभा क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि पे सांसद चुनकर आए हैं, लोकसभा पद से चुनकर आए हैं, तो जनता की इच्छा कहाँ प्रतिबिंबित हो रही है? लोकसभा में प्रतिबिंबित हो रही है। तो जाहिर सी बात है कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका के क्षेत्र में तो लोकसभा को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और लोकसभा काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने का कार्य करती है। और यदि वित्त विधेयक है और जिसको बजट के रूप में हम देखते हैं, बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात जो धन्यवाद प्रस्ताव है, यदि वो पारित नहीं हो पाता है लोकसभा के द्वारा तो इसे एक प्रकार का विश्वास प्रस्ताव ही माना जाता है और प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल समेत त्याग पत्र देना ही पड़ता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के जो सदस्य हैं व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, जवाबदेह हैं। राज्यसभा के प्रति वे उत्तरदायी नहीं है और तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा को उन पर विश्वास है या उनका लोकसभा में बहुमत है। और बहुमत का तात्पर्य विश्वास से यहाँ पर होता है। तो कहा जा सकता है कि लोकसभा की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वे बड़ी व्यापक हैं। और तीसरी है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और उच्च सदन है। और वित्त के बारे में कहा जा सकता है कि देश की जनता के ऊपर न तो कोई कर ऐसा लगाया जा सकता है, न प्रचलित करों में कोई घटाव या बढ़ाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वो लोकप्रिय सदन या लोकसभा के द्वारा पारित ना हो जाए। कहने का मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में हैं तो लोकसभा को ही अधिकार है करों को घटाने का, बढ़ाने का और बजट को पारित करने का। और राज्यसभा तो बजट के मामले में या धन विधेयक के मामले में वास्तव में ब्रिटिश का जो संविधान के अंतर्गत जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लॉर्डसभा है, उससे भी कमतर अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। क्योंकि लॉर्डसभा तो कम से कम वित्त विधेयक या धन विधेयक को एक माह तक रोके रख सकती है और विचार कर सकती है। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम संविधान का अवलोकन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि राज्यसभा केवल 14 दिन तक किसी धन या वित्त विधेयक को रोके रख सकती है। इसके पश्चात चाहे वो पारित करके लोकसभा को पहुंचाए या न पहुंचाए, वो विधेयक जो है वित्त विधेयक या धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। हाँ, राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अपने कुछ संशोधन प्रस्ताव जो है वो लोकसभा को भेज सकती है, लेकिन लोकसभा को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो कहा जा सकता है कि धन विधेयक के मामले में भी लोकसभा को व्यापक अधिकार प्राप्त है। नए करों को लगाना, करों की दर में परिवर्तन करना या धन विधेयक को, जिसे वित्त विधेयक या बजट साधारण अर्थों में कहा जाता है, को पारित करना लोकसभा का प्रमुख कार्य है। और धन विधेयक या वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में वो प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। तो लोकसभा जो है एक प्रकार से वित्त विधेयक या वित्तीय शक्तियां जो है उसकी व्यापक हो जाती हैं राज्यसभा की। तो
तुलना में। और अगला जो अधिकार जिसके बारे में हम विचार कर सकते हैं वो है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा दोनों को शक्तियां प्रदान की गई हैं और दोनों की शक्तियों के द्वारा संविधान या दोनों के पारित कर दिए जाने पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के द्वारा संपन्न होती है। लेकिन व्यवहार में ये देखा जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक ज्यादातर लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और पूर्व में मैंने चर्चा की थी कि यदि दोनों सदनों में किसी बात को लेकर के कोई विवाद या गतिरोध उत्पन्न होता है और सरकार के स्तर पर उस गतिरोध को हल करने या निदान ढूंढने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या वो सरकार असमर्थ रहती है, तो ज्यादा संभावना इस बात की होती है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा जो है उसकी इच्छा अनुसार विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने का अधिक संभावना रहती है। और वो संभावना इस आधार पर हो जाती है कि एक तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है और संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण संविधान संशोधन के बारे में भी हम देखते हैं कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में एक प्राथमिक सदन होने का आधार संविधान निर्माताओं द्वारा किसी न किसी रूप में तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त लोकसभा के द्वारा अन्य कार्य किए जाते हैं और जिसमें निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य किया जाता है और निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य जो हैं या लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। और जाहिर सी बात है कि ये निर्वाचक मंडल के रूप में भी लोकसभा कार्य करती है। इसके अतिरिक्त कहा जा सकता है महाभियोग के क्षेत्र में, तो महाभियोग के क्षेत्र में कहा जा सकता है महाभियोग संबंधी जो अधिकार है या क्षेत्र है लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है और पारित करके उनको उनके पद पे हटाने के लिए संकल्प पारित कर सकती है। तो महाभियोग के संदर्भ में केवल एक अपवाद है कि यदि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो उसका प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पारित होगा और आएगा और उसके पश्चात लोकसभा में विचार के लिए वो लाया जाएगा। तो महाभियोग के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर के प्रमुख देश के जो पदाधिकारी हैं जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगा सकती है और पारित कर दिए जाने पर उन्हें अपने पद पे त्याग पत्र देना होता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं और अन्य कार्य जैसे राष्ट्रपति के द्वारा यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसका अनुमोदन भी लोकसभा में कराया जाना आवश्यक होता है। इसी तरह से राष्ट्रपति के द्वारा यदि क्षमादान प्रदान किया जाता है तो उसका भी अनुमोदन सदन से कराया जाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा को या लोक सदन को, लोकप्रिय सदन को जिसे निम्न सदन के रूप में देखा जाता है, परिभाषित किया जाता है, व्यापक अधिकार प्रदान किया गया है। और संविधान निर्माता ये जानते थे और उनके सामने ये भली भांति उदाहरण भी था कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यदि लोकसभा में आते हैं तो लोकसभा लोकप्रिय सदन है। और संसदीय लोकतंत्र हमने इंग्लैंड पे या ब्रिटेन पे लिया तो ब्रिटेन संविधान के अंतर्गत ये परंपरा रही है कि जो कैबिनेट है मंत्रिमंडल समेत वो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी है। तो भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री समेत और मंत्रिमंडल है। तो प्रधानमंत्री समेत और मंत्रिमंडल जो हैं वो लोकप्रिय सदन, लोक सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं या अपने
कार्यों का उत्तरदायित्व निर्वहन कर सकते हैं जब तक उन्हें लोक सदन या लोकसभा का बहुमत प्राप्त है। और जैसे ही वो लोक सदन का बहुमत खो देते हैं या विश्वास प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें अपने पद पे त्याग पत्र देना पड़ता है। भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो कई बार ऐसी सरकारों का गठन हुआ है जिनका बहुमत लोकसभा में रहा है और राज्यसभा की गठन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार पे है कि एक तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और 6 वर्ष का कार्यकाल है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, नए सदस्य चुन करके आते हैं। तो भारतीय परंपरा या भारतीय शासन पद्धति में हमको कई बार ये सुअवसर देखने को मिला है या ये परिस्थिति सामने आई है कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत है और प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल जो कार्य कर रहा होता है उनका बहुमत राज्यसभा में नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का गठन या राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया एक भिन्न प्रकार से है। तो भिन्न प्रकार के होने के कारण वो राज्यसभा में बहुमत नहीं होता, तब भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यद्यपि दोनों सदनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न तब अधिक किया जाता है जब शासक दल का या सत्ताधारी दल का दोनों सदनों में बहुमत न हो। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर बात की जाए तो कई बार ये देखने के लिए मिला है कि लोकसभा जो है उसके प्रति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री और कैबिनेट के गठन का सुअवसर प्राप्त हुआ है और शासन और प्रशासन जो है वो बेहतर ढंग से चलाया भी गया है, क्योंकि राज्यसभा जो है उसके सदस्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं को जानते हैं और समझते हैं। उसी के अनुरूप उनके द्वारा लोकसभा के प्रति समर्थन या लोकसभा के प्रति अपने व्यवहार का विश्वास व्यक्त किया जाता है और व्यवहार में उनको भी ये समझ में होता है या राज्यसभा के सदस्यों और पदाधिकारियों को ये बात भली भांति मालूम होती है कि लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, लोक सदन है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं तो लोकसभा के अधिकारों में अभिवृद्धि होना या लोकसभा को संसद में प्रमुखता प्राप्त होना स्वाभाविक सी बात है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा को संसद के प्रमुख सदन के रूप में स्थापित किया गया है और उसी स्वरूप में उसके अधिकार और शक्तियों को हम जानते हैं और समझते हैं। एक प्रकार से साधारण अर्थों में कहा जा सकता है कि लोकसभा ही संसद के रूप में कभी कभी जानी जा सकती है या जानी जाने लगती है, क्योंकि लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पारित कर दिया जाता है ज्यादा संभावना होती है कि उसी स्वरूप में वो राज्यसभा से भी पारित कर दिया जाएगा। अपवाद स्वरूप कभी कभी एक समन्वय और एक कह लीजिए लोकतंत्र का आदर्श स्थापित करने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर राज्यसभा की संशोधन प्रक्रिया को या उनकी सिफारिश को लोकसभा के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि लोकसभा एक ऐसे सदन के रूप में कार्य करती है जिसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और बजट प्रक्रिया को निर्धारित करना या संचित निधि पर भारत के नियंत्रण रखना लोकसभा के प्रमुख उत्तरदायित्व है। संविधान संशोधन और विधि निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के कार्य करती है। और भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है द्वितीय सदन और उच्च सदन है और लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन जो है वो लोकसभा है और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से जो चुने गए सांसद आते हैं वो लोकसभा में आते हैं। तो जनमानस में या आम धारणा ये है कि संसद पे जो अभिप्राय है वो लोकसभा पे है। और ऐसे अगर आम जनमानस में किसी से प्रश्न पूछा जाए तो प्रायः लोगों का ये उत्तर हो सकता है कि जो लोकसभा है वही सदन है या वही सांसद है। लेकिन व्यवहार में जब राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी से पूछा जाए
तो उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय संसद के गठन में 3 निकायों की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के अभिन्न अंग है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए वो निम्न सदन है लेकिन लोकप्रिय सदन है। तो लोकप्रिय सदन होने के कारण लोकसभा को कभी कभी लोगों के द्वारा या जनमानस में संसद के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है। तो संविधान निर्माताओं के द्वारा लोकसभा को संसद के प्रमुख सदन के रूप में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार हम सब लोग आगे भी अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।